इन्हें 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं बीजेपी के कैंपेन की लाइन और लिंक तय करते हुए। वित्त मंत्री अरुण जेटली हमारे साथ हैं, जिनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और कहा जाए तो चुनाव के पहले का सबसे बड़ा इंटरव्यू। जानते हैं बीजेपी क्या करने वाली है, जीतने के लिए क्या क्या प्रोपेगेंडा होने वाले हैं, जीतने के लिए क्या क्या रणनीति बनने वाली है। अरुण जेटली जी हमारे साथ हैं। अरुण जेटली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने ये अवसर दिया। सर, पहला सवाल, आपने लिखा है कि ये चुनाव क्लैश ऑफ आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है भाजपा? मुझे लगता है कि देश का जो सामाजिक और आर्थिक चरित्र है, प्रोफाइल है, वो बदल रहा है। मैं अभी एक अध्ययन कर रहा था जिसमें था कि 2005 में 18% लोग मध्यम वर्ग में थे, 2015 में 29% थे और 2025 में ये 44% होगा। तो देश का जो एक वर्ग है, अब आप जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, इनके पास साधन नहीं थे, वहां जाइए, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जीवन स्तर गांव में भी सुधरे, शहरों में माइग्रेशन हो, पढ़ाई हो, शिक्षा मिले बच्चों को, वो अच्छी नौकरियों में जाएं। और जिस परिवार में एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, फिर वो पूरी पीढ़ियों को खड़ी करने की कोशिश करता है। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं, वी आर ऑन द कस्प ऑफ अ न्यू हिस्ट्री। विश्व में हम तेजी से बढ़ रहे हैं और पूरा विश्व इसको रिकॉग्नाइज करता है। और इसलिए आज की राजनीति, पुरानी राजनीति जो केवल जात से, दो दल इकट्ठे हो गए उससे, डायनेस्टी या परिवारवाद से तय होगी, ये देश का चरित्र बदल रहा है। आप 2014 के चुनाव का सबसे बड़ा विश्लेषण कीजिए तो लोग कहेंगे कि मोदी जी के पक्ष में हवा थी, सरकार उससे पहले नॉन परफॉर्मेंट थी। पर इसका दूसरा पक्ष लीजिए, सभी जातीय आधार पर चलने वाले राजनीतिक दल चूर चूर हो गए, जातियों ने भी उनका साथ नहीं दिया। सारे परिवारवाद वाले परिवार और उनके द्वारा नियंत्रित राजनीतिक दल, चाहे उत्तर प्रदेश में थे, चाहे बिहार में थे, चाहे केंद्र में थे, चूर चूर हो गए। और मुझे लगता है कि आइडियाज, आइडियोलॉजीज, परफॉर्मेंस, लीडरशिप, इंटेग्रिटी, चरित्र, वैल्यूज, ये उसका चुनाव होगा। और केवल कोई किसी परिवार से आया है या किसी समाज से आया है, उसके आधार पर अब राजनीति नहीं। लेकिन जेटली सर, इसमें सवाल ये उठता है कि जो जिन जातियों वाली पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, वो जातियों वाली पार्टियां एकजुट हो रही हैं, यूपी हो चाहे बिहार हो। जो परिवार वाली पार्टियां हैं, पूरा का परिवार अब इकट्ठा हो रहा है यूपी में। देखिए, मैं इसका असर पड़ेगा क्या? आपने परिवारवाद का जिक्र किया। चाइना के फिलोसोफर थे कन्फ्यूशियस। उन्होंने कहा था कि जैसे आकाश में केवल एक सूर्य हो सकता है, पृथ्वी पे केवल एक शहंशाह हो सकता है और डायनेस्टीज में केवल एक हो सकता है। जहां जहां दो हुए, उसका असर देख लीजिए। बिहार में दो भाई हैं, उनमें क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में पिता और पुत्र हैं, उनमें बीच में क्या हुआ? और जो अन्य परिवार भी इस प्रकार के फॉर्मूला पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2-1 से बेहतर होगा, उसका अंत क्या होगा, वो सब आज ही प्रिडिक्ट कर सकते। सर, तो यूपी का जो समीकरण है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, सपा बसपा का? देखिए, ये पुराना आकलन है। बहुत बड़ा वोट बैंक था बसपा का, लेकिन लोकसभा में 0 सीट आई, असेंबली में 19 आई। बहुत बड़ा वोट बैंक था, MY का वोट बैंक था समाजवादी पार्टी का, मुस्लिम और यादव, और 3 कोना 4 कोना फाइट में तो वो 30-35% वोट गिरा के ये 2 समाज ही जिता सकते थे। केवल 5 परिवार की सीटें आई, 6ठी नहीं आई। कांग्रेस की डायनेस्टी का बहुत प्रभाव था उत्तर प्रदेश में, केवल 2 परिवार की सीटें आई। तो इसलिए वो सुकड़ रहे हैं। आज लोग एक प्रश्न पूछेंगे, ये देश अगर प्रगति कर सकता है तो किसके नेतृत्व में कर सकता है? ये देश अगर सुरक्षित है तो किसके नेतृत्व में है? सर, आपने कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी इज अ फिनोमिनन व्हेन अनहैप्पी पीपल वोट एन इनकम्बेंट आउट एंड द ऑपोजिशन सक्सीड्स बाय डिफॉल्ट।
तो क्या आप कह रहे हैं कि ये प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है? देखिए, मैं मानता हूं कि जो एंटी इनकम्बेंसी हम कहते थे वो कोई परमानेंट फिनोमिना नहीं होता। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है कि किसी शासन की परफॉर्मेंस बहुत खराब हो, लोग उससे दुखी हों, परेशान हों, लोगों को चिंताएं हों, और जो नाराज लोग हैं, अनहैप्पी पीपल हैं, उनको लगता है कि ये शासन जिम्मेवार है, तो इसलिए उसको हरा देते हैं। विपक्ष में कोई खूबी हो ना हो, कोई गुण हो ना हो, वो डिफॉल्ट से जीत जाता है और वो सोचता है ये मेरी विजय हो गई। लेकिन प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव क्या होता है? प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव होता है जब नेता की, नेतृत्व की और शासन की परफॉर्मेंस जिस पे कड़ा मापदंड लोग लगाएं और फिर उसको चुने। लेकिन सर, मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट आया वो तो कंफ्यूज रिजल्ट था, क्लिफ हैंगर था। देखिए, मुझे लगता है कि वहां भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। दोनों पार्टियों की राजस्थान और मध्य प्रदेश में वोट लगभग बराबर थी। अब कई बार कैंडिडेट लेवल की एंटी इनकम्बेंसी होती है, कई बार सरकार का कोई 15-15 साल आप सरकार में रहो, कोई वर्ग नाराज होता है और इसलिए वो राजकीय मुद्दों के ऊपर हो जाता है। ये चुनाव तो एकदम अलग फॉर्मूला और अलग केमिस्ट्री का चुनाव है। एक तरफ 5 वर्षों में एक ऐसी सरकार रही है जिसने ईमानदारी से शासन किया, कड़वे फैसले लिए, कड़े फैसले लिए, देश को विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया, सरकार के साधन बढ़ाए। जो लोग सिस्टम से अपने आप को बाहर रखते थे और भ्रष्टाचार के माध्यम से सोचते थे कि हम इवेड कर देंगे, उनको सिस्टम के अंदर लाए। और जो साधन आए वो 3 चीजों पे हमने खर्च किए। हमने डिफेंस को बढ़ाया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा और हमने जितना अधिक गरीब को उन रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया है, मैं दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन जेटली सर, जो हर राज्य में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में गठबंधन बन रहे हैं, एक ही एजेंडा है, बीजेपी को हराना है। देखिए, तमिलनाडु तक लोग, राजनीतिक दल नकारात्मक हो सकते हैं, जनता नकारात्मक नहीं है। When people are, मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्रो इनकम्बेंसी है कि 5 साल बाद भी आपकी ताकत से लोग इतना डरते हैं और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से इतना डरते हैं कि बाकी सबको लगता है कि हम अंतर विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो जो गठबंधन आपने कहा ना, एक बार उन गठबंधनों का विश्लेषण कर लें जो मैंने लिखा जी, है। उसी बात पर सर, आपने बीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में बोला है बीएसपी को मजबूत कर रही हैं मायावती और कांग्रेस को कमजोर देखना चाहती हैं। केवल वही नहीं, शी होल्ड्स हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट एंड शी विल ओपन देम ओनली व्हेन द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। जो मैंने एक शब्द प्रयोग किया है बार बार, कोलिशन ऑफ राइवल्स, जो विरोधियों का गठबंधन होता है। और ये तो गठबंधन भी नहीं है, इसमें कई गठबंधन हैं जो एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। इसका विश्लेषण करिए। तृणमूल कांग्रेस, ममता जी की क्या राजनीति है? मैं बंगाल में तुम्हें 1 सीट नहीं दूंगी, मैं अपनी सीट मैक्सिमाइज करूंगी और तुम्हारी सीट कम हो इसकी मेरी इच्छा है, इसलिए 1 नहीं दूंगी, तुमसे गठबंधन नहीं करूंगी। बसपा और मायावती जी की क्या रणनीति है? मैंने एक स्ट्रेटेजिक गठबंधन यूपी में किया है अपनी सीट बढ़ाने के लिए और बाकी देश भर में मैं अपने कैंडिडेट खड़े करूंगी। और आज तो अटकलें चल रही हैं कि शायद अमेठी में भी खड़ा कर दे। फिर क्या होगा? कांग्रेस की राजनीति क्या है? जहां मैं मजबूत हूं वहां कोई गठबंधन नहीं, जहां मैं कमजोर हूं मैं किसी गठबंधन में शामिल होने को तैयार। और इसलिए जिन प्रांतों में मैं प्रमुख हूं कोई गठबंधन नहीं होगा, जहां मैं कमजोर हूं मैं कर लूंगा। उद्देश्य तीनों का एक है और उद्देश्य यह है कि मैं अपनी ताकत बढ़ाऊं और जो बीजेपी विरोधी अन्य राजनीतिक दल हैं उनकी ताकत कम करूं, ताकि बाद में जो संघर्ष और टग ऑफ वॉर होना है हमारे बीच में, मैं उसमें कुछ ना कुछ कर पाऊं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कोलिशन ऑफ राइवल्स है, ना आपकी कोई नीति है, ना आपका कोई मैनिफेस्टो है,
ना आपकी कोई पुरानी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, ना आपके पास एक ऐसा नेता है जिसको देश को, एक तेजी से बढ़ते देश को आगे बढ़ाना है, और फिर एक दूसरे की खिंचाई में आप चुनाव से पहले लगे हुए हो। तो क्या इस देश को कियोस, संकट की स्थिति में भेजना है? और इस देश का अनुभव क्या है? चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवगौड़ा, आईके गुजराल, ये जिसको मैं बार बार कहता हूं ट्राइड टेस्टेड और फेल्ड आइडियाज हैं, और किसी भी उम्मीद से भरे समाज के लिए, एस्पिरेशनल सोसाइटी के लिए ये आइडियाज नहीं चल सकते। एक ट्राइड एंड टेस्टेड के बाद एक और प्रियंका गांधी को उतार दिया इन लोगों ने जेटी से। देखिए, ट्राइड एंड टेस्टेड से मन भर गया था उनका। मुझे लगता है कि वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब उनको वो ट्राइड और टेस्टेड तो नहीं थी, लेकिन इन्होंने उनको एक बंजर जमीन दे दी है और कहा है यहां जाके खेती करो, तो ट्राइड और टेस्टेड का परिणाम तो वही मिलेगा। सर, तो अमेठी और रायबरेली में क्या स्पेशल फोकस होगा बीजेपी का? देखिए, बीजेपी का सभी कंस्टिट्यूएंसीज पे अपने लिए और अपने साथियों के लिए स्पेशल फोकस। सारा गठबंधन नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री स्वीकार करता है, सारा गठबंधन बीजेपी की नेशनल लेवल पे प्राइमेसी को स्वीकार करता है, और हमने तो उदारता के साथ अपने एलाइज के साथ सीटें बांटी हैं। अपनी सिटिंग सीट्स भी हम लोग अपने एलाइज को दे रहे हैं गठबंधन को रखने के लिए। सर, बीजेडी, टीआरएस, वाईएसआरसीपी महागठबंधन के साथ नहीं है, तो क्या ये आपके पोटेंशियल पोस्ट पोल एलाइज है? मुझे लगता है कि बीजेपी में आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कल वो क्या करेंगे या हम क्या करेंगे, कि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़े या ना पड़े मैं उस प्रश्न में नहीं जाता। रीजनल पार्टीज के साथ कैसे एग्जिस्ट करना है वो हमें आता है। टीडीपी के साथ रास्ते बंद हो चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि टीडीपी चुनाव के बाद कितनी बड़ी रहेगी, और उसने अपना रास्ता चुन लिया है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई बातचीत की बहुत गुंजाइश है इस वक्त। सर, लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ गब्बर सिंह टैक्स कर दिया था जीएसटी। देखिए, मुझे लगता है कि मैं उनको चुनौती देता हूं कि देश को 10 मिनट तक जो टैक्सेस अमेलगमेट हुए, लोगों को लाभ हुआ, जीएसटी पे 10 मिनट का भाषण। इन विषयों के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आवश्यक नहीं है बोलने के लिए। विपक्ष का कहना है कि ये सरकार राष्ट्रवाद और आतंकवाद के नारे पर अपनी नाकामयाबियां छुपा रही है। देखिए, अब उनके पास कुछ नहीं पता। फेक इश्यूज ले, जज लोया की डेथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा फेक इशू है, रफेल फेक इशू है, ईवीएम फेक इशू है, तो रोज फेक इश्यूज लाना, जब फेक इश्यूज से तो चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। अब पुलवामा की घटना आतंकवाद की घटना थी, हमने क्या एंटिसिपेट किया था? हमें उम्मीद थी कि पुलवामा होगा, और यह कहना कि आप आतंकवाद हो गया और इसलिए आप अपनी नाकामी छुपा रहे हो, तो पुलवामा पे कैसे रिएक्ट किया जाए? देश का एक जज्बात था, एक इमोशन था, और सही इमोशन था। जो बालाकोट में सरकार, हमारी एयरफोर्स ने किया, और आईबी को क्रॉस करने का जो निर्णय एयरफोर्स ने लिया और प्रधानमंत्री जी ने उनको अनुमति दी, उसका पुलवामा से कोई लिंक नहीं है। पुलवामा के जो दोषी थे उनको तो हमने यहीं लिक्विडेट किया, उसका संबंध था कि जब आपके पास इतनी जानकारी और सूचना आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंप लगा है टेररिस्टों का, जैश ए मोहम्मद का, उस कैंप में फिदाइन ट्रेन किए जा रहे हैं, वो अगले 2-3 महीने तक भारत में जाकर एकदम आतंक मचाएंगे, तो हम क्या करते कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल आरोप लगाएंगे कि आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई ले रहे हो, तो इसलिए हम दबा जाएंगे उस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को। ये तो देश के साथ द्रोह होता, विश्वासघात होता। और एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपके पास थी, और एक प्रिसिशन के साथ, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ एयरफोर्स ने इतना बहादुरी का काम किया, जिसमें भी किसी भी देश को गर्व होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि जो नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए विरोधी हैं, देश के साथ खड़ा होने की बजाय पाकिस्तान के हाथ में एक हथियार बन गए। जो भाषा वो कर रहे थे कि आप राजनीतिक कारणों से कर रहे हो, हमने तो कोई आतंकवाद नहीं करवाया, वो ये कहने लग पड़े। पाकिस्तान जब कह रहा था कि बालाकोट का सबूत दो, तो ये सबूत देने लग पड़े। सरकार ने तो अभी तक सबूत नहीं दिया,
कौन सा ऐसा मीडिया चैनल है, और कोई सारे मीडिया चैनल्स बीजेपी फ्रेंडली नहीं है, हर चैनल अपनी इन्वेस्टिगेशंस करके दुनिया भर की सैटेलाइट से पिक्चर्स लाया कि 26 फरवरी से पहले बालाकोट में क्या था और 26 फरवरी के बाद क्या था, और उन पिक्चर्स के आधार पर उन्होंने, हर चैनल ने दिखलाया। कोई चैनल तो वहां के लोगों को इंटरव्यू करके लाए अपने प्रॉक्सी कॉरेस्पॉन्डेंट्स की तरह, जिन्होंने कहा भाई हमने बम सुने हैं, हमने लोगों को मरते हुए देखा है, हमें लाशें जाते हुए यहां से देखा है। लेकिन सर, टू कोट what the leaders are saying, and they're quoting international press, New York Times, 25 फरवरी New York Times का ये कहना है सर, it was the first time that Indian aircraft had crossed the Kashmir line of control to strike in decades, but it was unclear what, if anything, the attack jets hit on the Pakistani side, raising the possibility that India was making a calculated bet to assuage public anger, but minimize the risk of a major Pakistani military response. Guardian on 26th February says the attack was celebrated in India, but it was unclear on Tuesday whether anything significant had been struck by the fighter jets. मुझे लगता है कि जो डेस्क के बैठे रिलैक्स जर्नलिज्म होता है ना, वो कुछ भी लिख सकता है। आप एक बार अमेरिका जाइए और रोज शाम को CNN और फॉक्स न्यूज देखिए, तो आपको लगेगा कि मैं दो अलग अलग देशों की खबर सुन रहा हूं। मुझे मेरे अमेरिकन मित्र कहते थे, हाल में मैं अपने इलाज के लिए वहां था, तो मैं देखता था रोज शाम को, और मेरे अमेरिकन मित्र कहते थे कि सच क्या है अमेरिका में अब पता नहीं चलता। हम CNN देखते हैं तो एक सच लगता है, और फॉक्स न्यूज देखते हैं तो सच्चाई दूसरी लगती है। मुझे लगता है कि मैं जो स्पेस फिलर कॉलम्स होते हैं कि मुझे लिखना है इसलिए मैं कुछ थ्योरी बना के लिख दूं, उससे बेहतर मैं वैज्ञानिक एविडेंस के ऊपर रिलाई करता हूं। मैं अपनी एयरफोर्स के ऊपर भरोसा करता हूं। जब भारत की एयरफोर्स का चीफ कहता है कि हम वहां गए, हमने टारगेट्स मारे, और हम जंगल में बम फेंकने नहीं गए थे, हम टारगेट पे गए थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, मेरे लिए वो अंतिम शब्द है। जब अजहर मसूद का भाई भाषण देकर कहता है कि इनके जहाज आए और हमारा सत्यानाश कर गए, हमारे कैंप का, और हमारे लोगों को मार गए, अजहर मसूद का परिवार मान रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं मान रहे। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह के राजनीतिक नेता इस देश में। जनता का ये मानना है कि जब एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, तो वहां पे स्ट्राइक हुई है। विपक्ष की बात बहुत, मुझे एक बात अमिताभ जी बतलाइए सर, अगर हम वहां पहुंचे ही नहीं तो अगले दिन उन्होंने F-16 क्यों भेजे? उन्होंने दुनिया को यह क्यों कहा कि ये भारत का हमारी सीमा के अंदर आया है? उन्होंने रिटेलिएशन की धमकी क्यों दी? अगर ये सिंपल एडवेंचरिस्ट LOC ब्रीच था तो पाकिस्तान में इतना तूफान क्यों हुआ कि पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग चलती रही? अब सबसे बड़ी डिमांड ये महागठबंधन के मिलिट्री स्ट्रेटेजिशियंस ने जो की कि डेड बॉडीज गिन के बताओ। जी वही, मैं अब आपको इसका उत्तर दे दूं। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है, इससे अधिक मूर्खता किसी देश के राजनीतिक नेताओं में नहीं हो सकती। मैं ये कड़वा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। एयरफोर्स का काम है कि स्ट्राइक करना टारगेट को, स्ट्राइक करने के बाद वापस आना, अपने पायलट को नीचे उतारना कि गिन के आके कितने मर गए, ये एयरफोर्स का काम नहीं है, एयर चीफ ने कह दिया। लेकिन सारी डिबेट को इस एक फ्रिवलस इशू पे ला दो कि आपकी एयरफोर्स ने गिने, आपकी सरकार ने गिने। मतलब ये एक पाकिस्तान में जब एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया उस कैंप को, तो अगली बार हम कहेंगे कि महागठबंधन की तरफ से किसी को भेज देना, वही वेरीफाई कराएगा कि कितने लाशें हैं वहां पे, कितने नहीं है। एक और चीज चर्चा हो रही है कि हमारे पास, सरकार के पास सब कुछ है, मतलब ऑन लाइटर नोट, सरकार के पास सैटेलाइट्स अपने होंगे जो उस इलाके में होंगे, तो सरकार के पास कुछ तो होगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये फिर देश के साथ एक खिलवाड़ होगी। खिलवाड़ इसलिए होगी कि कभी भी मिलिट्री ऑपरेशंस को सार्वजनिक नहीं किया जाता। करेक्ट। राहुल गांधी ने एक नादानी का बयान दे दिया
कि कांधार में एक जहाज में बैठकर अजीत डोवल गए थे, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। गलत है, वो नहीं गए उस जहाज में, लेकिन देश का कितना नुकसान किया एक नादान व्यक्ति ने। जब इस प्रकार का हाईजैक होता है, ये एक सिक्योरिटी इशू है। अजीत डोवल तो उस वक्त सिर्फ एडिशनल डायरेक्टर थे आईबी के, उनके ऊपर स्पेशल डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर थे, आरएनएडब्ल्यू के लोग थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे। तो श्रीनगर से लेकर, दिल्ली से लेकर, दुबई से लेकर, कराची से लेकर कांधार तक हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क कहीं ना कहीं रहा होगा, बैकग्राउंड में कुछ कर रहा होगा। जो व्यक्ति कहता है कि मैं उस इंटेलिजेंस नेटवर्क की एक्टिविटीज उस वक्त उसको सार्वजनिक करूंगा, वो व्यक्ति इस काबिल ही नहीं कि वो सार्वजनिक जीवन में, वो देश के लिए खतरा है। टॉकिंग अबाउट मसूद अजहर, जो डेवलपमेंट्स कल हुई हैं सर, डू यू सी दिस एज अ सेटबैक फॉर इंडियन डिप्लोमेसी? देखिए, ये चाइना का पुराना स्टैंड है। मैं इसमें हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी को बहुत सफल मानता हूं। सफल इसलिए मानता हूं, एक देश दुनिया का ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि आपने एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, वो गलत किया। मैं सबसे बड़ी सफलता मानता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस को जब पाकिस्तान ने कहा कि सुषमा जी को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाओगे तो हम नहीं जाएंगे, इस्लामिक 54 इस्लामिक देशों ने कहा भाई हम तो बुलाएंगे, आपने आना है आइए, नहीं आना ना। पाकिस्तान नहीं गया। पाकिस्तान की बॉयकॉट कॉल के साथ टर्की भी खड़ा नहीं रहा, वो भी चले गए। अब जहां तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रश्न है, सभी मेंबर्स एक आवाज में बोले, चाइना का यह पुराना स्टैंड था। यूपीए सरकार के दौरान भी चाइना का यही स्टैंड था, हमारी सरकार के दौरान भी था। मैं मानता हूं कि उनके अपने कारण होंगे, और वो कारण उनके जो हैं, अगर मैं उसका विश्लेषण करूं कि उसमें आतंक पे पाकिस्तान की सहायता कर देना इस परिस्थिति में, और पाकिस्तान के ऊपर जो अपना आर्थिक नियंत्रण बनाना है, इकोनॉमिक कंट्रोल, क्योंकि पाकिस्तान के अर्थशास्त्रियों के आप लेख पढ़िए तो वहां के मीडिया में आ रहे हैं कि सब का, और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, ये जो सीपैक है, उसका असर पाकिस्तान के ऊपर क्या रहेगा बाद में, और पाकिस्तान कितने बड़े डेट ट्रैप में आएगा, वो सब लिख रहे हैं। और उनका कंट्रोल, देखिए, हम तो इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगत चुके हैं, किसी दूसरे देश को भी भुगतना पड़ सकता है। हम लोग थोड़ी राजनीति पे अब आ जाते हैं। चुनाव का समय है सर, कई चीजों को लेकर बड़ा संशय है, 75 पार के लोगों को टिकट मिलेगा कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि जब हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और इलेक्शन कमेटी बैठेगी, 16 तारीख से हमारी 3 मीटिंगें तय हैं, तो जैसे ही जिन दिनों बैठेगी, आपको कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा तब तक मिल जाएगा। उससे पहले मैं कोई घोषणा करूं ये तो संभव नहीं है। 2002 से सर गुजरात चुनाव भी हम लोगों ने देखा था, एक फॉर्मूला आप लोगों ने हमेशा अपनाया है कि सिटिंग एमएलए के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी एमपी के खिलाफ। देखिए, ये तो पार्टी में तय है, जीतने की संभावना निश्चित रूप से एक रेलेवेंट क्राइटेरिया रहता है और वो रहेगा। जैसे अब उत्तर प्रदेश में महागठबंधन के खिलाफ, तो आप लोग क्या काफी लोगों की सीटें बदलने की सोच रहे हैं? देखिए, जो इसमें कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, जिसके जीतने की सबसे अधिक संभावना होगी हम उसको देंगे, स्वाभाविक रूप से, हम राजनीति में हैं। सर, टॉकिंग अबाउट सर्टेन स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में आपने एक रेनबो कोalition बनाया है, लेकिन ये जो AIADMK है वो जयललिता वाली AIADMK नहीं है। इज देयर अ रियलाइजेशन विद इन योर पार्टी कि तमिलनाडु में कोई टो होल्ड की पॉसिबिलिटी है? देखिए, ऐसा है कि हमारी प्राथमिकता हर राज्य में ये रही है कि हम अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएं, और इस देश में जो गठबंधन होते हैं ना, वो केवल वैचारिक आधार और सिद्धांतों पे कई बार क्षेत्रीय दल करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो महागठबंधन बन रहा है, इसके 80% पार्टनर कांग्रेस और कम्युनिस्टों को छोड़ के वो हैं जो हमारे साथ काम कर चुके हैं। मायावती जी हमारे साथ काम कर चुकी हैं,
ममता जी हमारी सरकार में रह चुकी हैं, चंद्रबाबू हमारे साथ रह चुके हैं, डीएमके हमारे साथ रह चुके हैं। महाराष्ट्र में शरद जी एक बार हमारे साथ जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, हमारे समर्थन से बने थे। सरकार से बहुत सारे सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, जैसे नौकरियों का सवाल। ये कहां से रोजगार का विषय आया? मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज आप 7-7.5% की रेंज में हर साल बढ़ते रहे हो। दुनिया में कोई देश इस रेंज पे नहीं बढ़ रहा। और अगर 5 साल की आप एवरेज लगा लो और उसको कंपाउंड करते जाओ तो 5 साल में इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। उस विस्तार के बाद ये कहना कि जॉब क्रिएशन ही नहीं हुआ इस देश में, असली प्रूफ तो यह है कि फॉर्मल सेक्टर में जो आएगा वो ईपीएफ प्रोविडेंट फंड देगा और ईपीएफओ में रजिस्टर करेगा, उसकी संख्या हर साल बढ़ रही है। आपने 13 करोड़ लोगों को मुद्रा के लोन दे दिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा उससे। अब आप फार्मर्स पे आ जाओ, आधे अधूरे आंकड़ों पे आप आ जाओ। मेरी सरकार और मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पैसा देना पड़ता है 1,90,000 करोड़, और रुपए गिनते जाना। केवल सस्ता अनाज हम गरीबों में बांटते हैं, सब्सिडाइज फूड। 60,000 करोड़ मनरेगा का ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं। 22 कमोडिटीज पे एमएसपी 50% कॉस्ट के ऊपर कर दिया, सब्सिडाइज क्रॉप इंश्योरेंस कर दिया, और अब तो 6,000 पर स्मॉल फार्मर, यानी 75,000 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल और डालेंगे। इसके अलावा आ जाओ, 91% वही किसान है रूरल डिस्ट्रेस वाला, उसके गांव को हमने सड़कों से कनेक्ट कर दिया। 2022 तक हर एक को घर होगा जो वहां बीपीएल के लोग, हर घर को टॉयलेट से जोड़ दिया, हर घर को कुकिंग गैस से जोड़ दिया, हर घर को बिजली से जोड़ दिया। ये भी तो रूरल सेक्टर में हम सब्सिडाइज करके दे रहे हैं। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, उन देश के 50 करोड़ लोग, उसमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के हैं, अस्पताल के इलाज उनके मुफ्त कर दिए। मैं आज दावे से कह सकता हूं कि इंदिरा जी से लेकर आज तक कांग्रेस ने गरीब को नारे दिए थे, हमने उसको साधने दिए। हर बार चुनाव में माना जाता है कि एक वेव होती है, जैसे 2014 में मोदी वेव थी, पूरे देश में जहां जाओ अच्छे दिन आएंगे मोदी जी के भाषणों पे। इस चुनाव में आप मानते हैं कि एक बार फिर मोदी वेव ही है या कोई वेव नहीं है, लड़ाई टफ होगी? देखिए, वेव होती है, मीडिया को वेव परिणाम वाले दिन समझ में आता है। सर, जो राजनीति में भाग लेते हैं उनको पहले नजर आ जाता है। सर, 2019 का कोई हिस्ट्री में पैरेलल चुनाव? देखिए, मैं इसका क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट 3 चुनावों को मानता हूं, 2 भारत के और 1 विदेश का। पहला मैं मानता हूं रिवर्स ऑफ 1971। वो पहला चुनाव था जिसमें मैंने एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में काम किया था। उस चुनाव में सारे विपक्षी एक हो गए। महागठबंधन हिंदी का शब्द है, उस वक्त हमने कहा ग्रैंड अलायंस, जनसंघ, स्वतंत्रा, कांग्रेस हो, पीएसपी, एसएसपी, बीजू पटनायक जी का दल था, चौधरी चरण सिंह जी का दल था, सारे इकट्ठे हम लोग, लोकदल था उनका। और हमें लगा कि जब वोट नहीं बटेगा तो गणित इंदिरा जी को हरा देगा। लोग इंदिरा जी के साथ थे। चुनाव आया, परिणाम हुआ तो उनकी 325 सीट आ गई और हम कहीं नहीं थे। तो केवल गठबंधन बना लिया और हम जीत जाएंगे, वो 71 में हम देख चुके। दूसरा, 2014 का चुनाव, उम्मीद का चुनाव कि इस व्यक्ति में हमें विश्वास है, और अब तो केंद्र में भी 5 साल उसको परख लिया है, कोई गलती नहीं की है, कि ईमानदार और मजबूत सरकार चलाई और अच्छे काम किए हैं। चुनाव के पहले का सबसे बड़ा इंटरव्यू हम लोगों ने किया और शायद टेलीविजन पे पहली बार हो रहा है, और बारिश भी हो गई जो शायद शुभ भी माना जाता है। क्या फोरकास्ट है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि देश की जनता के पास इस बार जो चॉइस है वो बिल्कुल स्पष्ट है। मैं हर रोज एक 2019 के एजेंडा पे लिखता हूं, तो मैंने पहले वाले में लिखा कि द चॉइस इज मोदी और केओस, और ये ऑब्वियस है। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये सारा इस चुनाव के पहले का सबसे बड़ा इंटरव्यू है। नेटवर्क 18 के तमाम चैनलों पर देखते रहिए।